पूर्व अध्यक्ष, मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, धनंजय। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष धनंजय कुमार। हम जानना चाहते हैं कई सवाल को कि इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या चलता है और जेएनयू के अंदर क्या चलता है। जेएनयू को जो परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा गई थी, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अ, जब जेएनयू की बात उठती है तो सीधा कन्हैया की बात उठती है, देशद्रोही होने की बात उठती है। खैर वहां हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पा रहे हैं कि क्या यूजीसी का जो बिल लाया गया है और उसके समर्थन में उसके में देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, क्या जेएनयू के अंदर भी इस तरह का भेदभाव आपने महसूस किया, अध्यक्ष रहते हुए या छात्र रहते हुए, जो जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, दिव्यांग का भेदभाव होता है, महसूस किया आपने? जी, जहाँ तक सवाल है कि भेदभाव का, और इस भेदभाव की अगर हम देखें कि यूजीसी खुद कहता है कि 118% केसेस बढ़े हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है कि बिल्कुल विश्वविद्यालय में आज भी कह लीजिए कि जो दलित छात्र हैं, जो पिछड़े छात्र हैं, उनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि ग्लास में इस तरह से एक आ ही ना पाए यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो इंटरव्यू की प्रक्रिया हो, जब एडमिशन की प्रक्रिया हो, उस दौरान एक कोशिश रहती है कि दलित छात्रों को, पिछड़े छात्रों को वो ना पहुंच पाए, ना आ पाए। तो जेएनयू के साथ साथ देश के हर यूनिवर्सिटी ये चीजें हमें दिखाई देती है। अब होता क्या है कि अब विश्वविद्यालय है के अंदर लोगों को करते हैं, लेकिन जब आप कह लीजिए कोई छात्र आता है इस समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, तो आप उसके बोलचाल पे, आप उसकी जाति जानकर आप कोशिश करते हैं कि उसको बहुत कम नंबर दे। बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आप इतना नंबर देते हैं कि उसका अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन ना हो, रिजर्व कैटेगरी में ही हो, ताकि वो 50% जो सीट है रिजर्व के अनरिजर्व वाला, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी को या फिर कह लीजिए सवर्णों को वो 50% सीट रिजर्व हो जाए। वो एक कोशिश रहती है, और ये मुझे लगता है कि आज विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा जातिवाद या जातिगत जो भेदभाव वो इस तरह से हो रहा है। साथ ही साथ जहाँ तक हम लोग बात है कि जो भी स्टूडेंट है उन पे फप्तियां कसना, टिप्पणी करना कि कोटा से आया है और कह लीजिए कि इस तरह की जाति को जानकर उस पर हमला करना, मारपीट करना उसके साथ, ये भी है। कई जगह ये हुआ है कि ये जय भीम वाला है, कई जगह है कि उसको इस तरह से कमेंट किया जाता है कि आ, अरे एक जगह मुझे याद आ रहा है कि एक जीबीएम हो रहा था हमारे यहाँ, जनरल बॉडी मीटिंग, सारे स्टूडेंट उसमें आते हैं। उसमें हुआ क्या कि लड़कों ने, सबने, छात्रों ने, लड़के सबने नारा लगाया जय भीम का, मुंह से निकल गया जय भीम, अब मुझे नहाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि चल रही है, विश्वविद्यालय तक भी पहुंच रही है, और इसके खिलाफ एक यूजीसी का गाइडलाइन आया, रेगुलेशंस आया कि समता कैसे विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाए। और आप जानिए कि उस समता के खिलाफ लोग, भेदभाव के पक्ष वाले लोग खड़े हो गए इसके कि इसको ना लाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक कदम आगे बढ़कर इस पे स्टे लगाया। लेकिन आज जानिए कि जो लोग, ये हम जो आज लोग खड़े हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस को लाने के लिए, वो बहुत सालों से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, बहुत सालों से लड़ रहे हैं इस चीज के लिए कि विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह से जातीय भेदभाव खत्म हो, समता बरकरार हो। और आज जब आया तो आज उनको फिर से खड़ा होना पड़ रहा है इस सवाल पे कि नहीं भाई, ये मूलभूत कैंपस में जिए, रहे, पढ़े, ये अधिकार थे। तो आज जाने की लड़ाई यही है। मुझे याद जहाँ तक आता है कि आज से एक भाषा चांसलर हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय। लेकिन मुझे याद है, मैं ठीक ठीक आंकड़ा याद बोल पा रहा हूँ अगर, तो पुलिस कैंपस में घुसी थी किसी मसला को लेकर के। मदन मोहन मालवीय ने साफ तौर पर विरोध किया और पुलिस को भगा दिया, यह कहते हुए कि मेरा यूनिवर्सिटी है, मेरा कैंपस है, तुम यहाँ क्यों आया। आज हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ओटीपी खुल गया, क्या बोलते हैं, ओपी, या थाना खुल गया है। और उस थाने की पुलिस जो है, जब आए कभी बीएचयू में, कभी जेएनयू में, कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, या पूरे जामिया मिलिया इस्लामिया में
तमाम जगह जा जा करके छात्रों को पीटती है, रात को पीटती है, दिन को पीटती है, हॉस्टल में घुस घुस के मारती है। तो आखिर इस जो शिक्षण संस्थान है, इसमें इतना बदलाव क्या हो गया, कैसे हो गया कि जिस वाइस चांसलर ने पुलिस को कैंपस में घुसने से मना कर दिया, भगा दिया वहां से, आज उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पुलिस थाना बना दिया गया है। मतलब कैसे आया? शिक्षा के विरोधी लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको पसंद नहीं है कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को शिक्षा मिले और किसी तरह से भी अधिकार को लेकर शिक्षित हो रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं विश्वविद्यालय में, तो ये चीज उनको खटकता है। और इस और खटकता है ये भी चीज कि वो पहुंच रहे हैं, दबे कुचले समाज से लोग पहुंच रहे हैं और अपने हक के लिए विश्वविद्यालय के अंदर आवाज भी उठाते हैं। तो ये जो मौजूदा सरकार है, उसी के जितने पुर्जे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर जो वाइस चांसलर बैठा हुआ हो, चाहे वहां का प्रशासन हो, वो सब एक कड़ी में, एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं। वो सब हाथों में हाथ डालकर कह लीजिए कि शिक्षा बर्बाद करने के लिए निकले हुए हैं। तो इसी कड़ी में वो चाहते हैं कि किसी तरह से दमन करके, दबा के, विश्वविद्यालय के छात्रों को देशद्रोही बता के, जो लोग हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, ऐसे लोगों को कह दिया जाए कि ये सिर्फ नेतागिरी करते हैं, ये देशद्रोही है, नक्सलाइट है, ये सब कह के वो सीधे सीधे वो सिर्फ चाहते हो शिक्षा का विरोध किस तरह से हो, गरीबों को, गरीब कम पैसे में बेहतर पढ़ाई ना पढ़ पाए, ये उनका एक मकसद है। उनका मकसद एक और है कि किस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो सके, कि जिसके पास जितना पैसा होगा उस तरह की पढ़ाई करेगा, और इसके लिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्यादा तवज्जो देने वाले लोग हैं। तो ये दोनों चीज इनके साथ मिली हुई है। तो ये पूरे लोग नहीं चाहते हैं कि समाज शिक्षित हो, ये चाहते हैं पूरी तरह से अशिक्षित होकर उनके इशारों पर नाचे, उनके इशारों पर लाठियां पकड़ के हिंदू मुस्लिम की दंगे करे। वो सिर्फ ऐसा चाहते हैं, जो कि अब ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हमारा हक है पढ़ना, बेहतर पढ़ाई करना, विश्वविद्यालय में पढ़ना, और पढ़ते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस बेंच को, उस क्लासरूम को, उस सस्ती शिक्षा को सुरक्षित रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम उन सारे सवालों पर बोलते भी हैं, और उसी का आप देखिएगा कि सामने से वो सरकार, उसकी पुलिस हम पर हमला करती एक चीज जो है, अभी आप देख पा रहे हैं कि 70 साल हुए हैं भारत को आजाद हुए, 80 साल होने जा रहा है, जो भी हो। अ, फिर भी शिक्षा का स्तर नीचे तक नहीं पहुंचा है, जहां पर कि शिक्षा पाना एक मूल अधिकार में शामिल किया गया। प्राइमरी एजुकेशन जो भी है चल रहा है, उसमें एक अधिकृत आंकड़ा नहीं याद मुझे, लेकिन लगभग 3 साढ़े 3 लाख स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, उसको बंद कर दिया गया है मर्जर के नाम पर, पूरे देश भर में 10-11 सालों में। आ, इसके अलावा जो आपने प्राइवेट की बात कहा है, वो भी एक ठीक जगह पर है। तो मेरा कहना है कि अगर इस तरह से एजुकेशन के खिलाफ सरकारी तंत्र के माध्यम से अगर खत्म करने की कवायद चल रही है, इसके जवाब में आपके हाथ में क्या है, जो कि चाहते हैं शिक्षा बचे, अधिकार कायम रहे? इसके जवाब में ये है कि आज भी हम सड़कों पर अपनी शिक्षा को बचाने के लिए खड़े हैं, बोल रहे हैं। इसके जवाब में यही है कि हमारे पास जो भी इस लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, हक मिले हैं और लड़ने के तरीके मिले हैं, उन सब तरीकों से हम आज लड़ रहे हैं। चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ खड़े रहकर आंदोलन करना हो, चाहे आज भी कोशिश कर रहे हैं कि विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान लाने की, जहाँ पे वो तमाम संस्थाओं को खत्म कर देना चाहते हैं जिससे विश्वविद्यालय चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप देखिए कि उसके नाम पर मर्जर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ मर्जर नहीं है, वो स्कूलों को बंद कर देने का कवायद है। आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार है कि जो स्कूल खोल नहीं रही, स्कूल बंद कर रही है। तो आप जानिए कि ऐसी सरकार से लड़ने के लिए, ये जो इस विचारधारा से लड़ने के लिए हम और भी हमें ताकतवर होना पड़ेगा। और हालांकि एक चीज है कि और भी लोग साथ आ रहे हैं, और भी लोग शिक्षा पसंद लोग साथ आ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार भी हैं कि हम अपने आ, कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, विश्वविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा हर एक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग किस तरह से पहुंच सके, ये सारी कवायद है कि उसके जवाब में है। जवाब में उसके है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप एक जेएनयू के लीडर भी रहे हैं। जेएनयू के जो छात्र होते हैं, वो पूरे दुनिया के बारे में बात करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। अभी एक मौजूदा, अभी अभी एक मसला सामने ओपन
लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ यौन अपराध, वो उसका फ्राई करके मुर्गा की तरह पकाकर खाना, साथ है टॉर्चरिंग करके उसका ब्लड निकालना और हत्या कर देना, इस तरह की चीजें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से सामने आई है। इसमें आपके या हमारे जो कहें वो प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल इसमें 130 बार जो है 113 बार जो है मोदी का नाम है। इसके अलावा अन्य लोग हैं। क्या आपको लगता है कि ईस्ट इंडिया जिस तरह से भारत में आई थी, उसके बाद ब्रिटिश गुलाम किया था, आज अमेरिका जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहा है कि ये भारत के मोदी को हम लाइफ बर्बाद कर देंगे, उसका हम करियर बर्बाद कर सकते हैं, हम हैं क्षमता है हमारे पास, तो क्या लगता है, और मोदी एक भी जवाब दे पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि भारत एक बार फिर से गुलाम होने की स्थिति में पहुंच गई क्या? ये पूरी तरह से ये प्रधानमंत्री ने खुद को सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने। और जहाँ तक एप्स्टीन फाइल का सवाल है कि एकदम सही बात है कि एप्स्टीन फाइल में ऐसे नाम आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है कि हमारे बीच में ऐसे राजनेता है कि जो ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिन पर कह लीजिए कि नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण करने के आरोप हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो रहा है, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक है। और जहाँ तक सवाल है कि शायद यही वजह है कि आज आप देखिए कि बिहार के अंदर नीट की छात्रा के साथ बलात्कार हत्या, उसके साथ 6 साल की बच्ची का हत्या, तो ये आप कह लीजिए कि हमारा पूरा बिहार आज एप्स्टीन फाइल की तरह दिखाई दे रहा है कि, और उसमें भी आप देखिए कि राजनेताओं का शह मिलना इन सारे बलात्कारियों को, इन सारी घटनाओं में जो लोग शामिल हैं, और कोई कार्रवाई बेहतर ढंग से नहीं होना, लीपापोती करना, ये सब उसका हिस्सा है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर बिहार सरकार तक, ये हर लोग ऐसे महिला विरोधी कह लीजिए कामों में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये इस पे बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और ये तो बड़ा ही खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, मैं कहूँगा। पास तो कम है। अ, फाइल की जब बात हुई, एप्स्टीन फाइल के पहले भारत में जब पिछला चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, उसमें एक शख्स का नाम आया था, देवगौड़ा का पोता, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जिसके 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 पास 10,000 रवन्ना, 10,000 प्रज्वल रवन्ना, 10,000 से अधिक लड़कियों, महिलाओं, बूढ़ी जो भी है, उनके साथ सेक्स का मामला था। क्या आप अपने इससे बता सकते हैं कि क्या यह भी एप्स्टीन फाइल की तर्ज पर बनाया जाने वाला एक संस्था था, या इससे संस्था और भी हो सकते हैं भारत के अंदर? बिल्कुल, आप जानिए कि ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का कह लीजिए कि इनको वोट दीजिए, इनको जिताइए। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार, और महिला विरोधी सरकार जहाँ है इस देश में, तो पूरी तरह से चाहती है कि महिलाएं सुरक्षित रहे, महिलाएं को एक वस्तु के तौर पे देखा जाने वाला, इसीलिए 10,000 वीडियो हमारे सामने वो आता है कि 10,000 उस, और ऐसे कई हैं। आप जानिए कि इस तरह का रैकेट चलाने का ये काम कर रहे हैं, और ये हर जगह इन्होंने अपना लगा रखा है, चाहे मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हो गया हो, चाहे उसके पहले पहले ये रमन्ना केस आ गया हो। इसी कड़ी में कोई बोल देते हैं भाजपा के नेता कि बिहार में महिलाएं 20,000 में मिलती है, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री किसी महिला का नकाब खींच देते हैं। तो ये तो पूरी संपूर्णता में दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से महिला विरोधी, महिलाओं के शोषण करने का समर्थक ये सरकार है। संक्षेप में आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की महिला सरकार है, यह जाति, धर्म, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। एकदम एकदम ये स्पष्टता के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो कर रही है। ये थे धनंजय जी, और इन्होंने जो चीज बताया आप सुने, और आप क्या महसूस करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर जवाब होगा तो इनसे फिर हम बात करेंगे कई सवालों पर। जेएनयू से आए हुए हैं, और जेएनयू देश को एक रीढ़ की हड्डी प्रदान करता है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ।